भारत के शेयर बाजार में अब एक ऐसा नाम दस्तक देने जा रहा है जिसकी बोतलें देश के कई शहरों के बार, रेस्टोरेंट और दुकानों में पहले से मौजूद हैं। नाम है कार्लसबर्ग इंडिया। डेनिश ब्रूअर कार्लसबर्ग ग्रुप की भारतीय इकाई। खबर यह है कि कार्लसबर्ग इंडिया ने आईपीओ के लिए कॉन्फिडेंशियल पेपर्स फाइल कर दिए हैं। रकम छोटी नहीं है, करीब $700 मिलियन यानी लगभग 6,600 करोड़ रुपए तक इशू बताया जा रहा है। लेकिन इस आईपीओ की कहानी सिर्फ एक बियर कंपनी की लिस्टिंग की कहानी नहीं है, ये कहानी भारत के बदलते कंज्यूमर मार्केट की भी है। ये कहानी मल्टीनेशनल कंपनीज की उस रणनीति की भी है जिसमें वो भारत के बिजनेस को अलग से लिस्ट करके उसकी वैल्यू अनलॉक करना चाहती हैं। और ये कहानी उस इंडस्ट्री की भी है जहां डिमांड बढ़ रही है, प्रीमियम ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट पॉलिसीज हर कदम पर बिजनेस का हिस्सा बदल देती है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। कार्लसबर्ग ग्रुप डेनमार्क की एक पुरानी और बड़ी ब्रूइंग कंपनी है। भारत में इसकी पहचान टुबोर्ग, कार्लसबर्ग और 1664 जैसे ब्रांड से बनी है। ये वही सेगमेंट है जहां कंज्यूमर सिर्फ कीमत देखकर नहीं बल्कि ब्रांड, टेस्ट, लाइफस्टाइल और प्रीमियम इमेज देखकर भी खरीदारी करता है। भारत में बियर मार्केट लंबे समय से यूनाइटेड ब्रूअर्स, एबी इनबेव और कार्लसबर्ग जैसे बड़े प्लेयर्स के बीच बटा हुआ है। कार्लसबर्ग इंडिया इस बाजार में तीसरे बड़े प्लेयर्स के रूप में देखी जाती रही है। अब कंपनी ने सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल प्री फाइल ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए हैं। इस रूट का मतलब ये होता है कि कंपनी अभी पूरी जानकारी पब्लिक नहीं करती। प्राइस बैंड क्या होगा, लोट साइज क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या होगी, पेरेंट कंपनी कितना स्टेक बेचेगी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना कोच होगा, ये बातें अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ये आईपीओ भारत के कंज्यूमर अल्कोहल स्पेस की बड़ी लिस्टिंग में से एक बन सकता है। अब सवाल उठता है कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। आमतौर पर जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो लोग समझते हैं कि उसे एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, नई फैक्ट्रीज लगानी होगी या फिर डेब्ट चुकाना होगा या बिजनेस को बढ़ाना होगा। लेकिन कार्लसबर्ग इंडिया के केस में रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये इशू प्राइमरी शेयर सेल वाला नहीं होगा, यानी कंपनी कोई नए शेयर जारी करके अपने बिजनेस में पैसा नहीं ला रही। ये मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें पेरेंट कंपनी कार्लसबर्ग ग्रुप अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच सकता है। सीधी भाषा में कहें तो आईपीओ का पैसा कार्लसबर्ग इंडिया के खजाने में नहीं जाएगा बल्कि सेलिंग शेयर होल्डर्स यानी पेरेंट कंपनी को मिलेगा। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए पहला सवाल यही है कि क्या ये ग्रोथ कैपिटल वाली कहानी है या वैल्यू अनलॉकिंग वाली। भारत में ये ट्रेंड नया नहीं है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने इंडियन बिजनेस को अलग से लिस्ट करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि भारत का इक्विटी मार्केट कई सेक्टर्स को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। हुंडई इंडिया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसे नामों के बाद अब कार्लसबर्ग इंडिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फॉरेन पेरेंट कंपनीज के लिए भारत सिर्फ सेल्स मार्केट नहीं रहा बल्कि वैल्यूएशन का भी बड़ा मार्केट बन गया है। अब कार्लसबर्ग इंडिया के बिजनेस को समझिए। कंपनी के पास इंडिया में बियर ब्रांड्स का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। टुबोर्ग ने यूथ और मास प्रीमियम सेगमेंट में जगह बनाई है। कार्लसबर्ग ब्रांड प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ मौजूद है। 1664 ब्लैंक जैसे ब्रांड्स प्रीमियम और अर्बन कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, यानी कंपनी सिर्फ सामान्य बियर मार्केट में नहीं बल्कि प्रीमियमाइजेशन वाली कहानी में भी हिस्सेदारी चाहती है। भारत में बियर कंपटीशन अभी कई विकसित मार्केट्स की तुलना में कम है, लेकिन अर्बेनाइजेशन, यंग पॉपुलेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल, रेस्टोरेंट कल्चर और प्रीमियम बेवरेजेस की डिमांड इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बताते हैं। यही कारण है कि ग्लोबल बियर कंपनीज भारत को बहुत ध्यान से देखती हैं। लेकिन अब फाइनेंशियल्स पर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कार्लसबर्ग इंडिया की टोटल इनकम करीब 8,044 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रॉफिट करीब 323 करोड़ रुपए के पास, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 60% ज्यादा। सुनने में ये नंबर्स अच्छे लगते हैं। रिवेन्यू 8,000 करोड़ के पार, प्रॉफिट में तेज बढ़ोतरी और मजबूत ब्रांड आईपीओ के लिए ये सब पॉजिटिव नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। अल्कोहल और बियर बिजनेस में ग्रोथ सेल्स देखकर खुश होना आसान है, लेकिन असली पिक्चर एक्साइज ड्यूटी और रेगुलेशन के बाद समझ आती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंस बहुत बड़ा था। शराब और बियर इंडस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स परमिशंस, टैक्सेस, प्राइसिंग कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बड़ा रोल निभाते हैं।
एक स्टेट में बिजनेस आसान हो सकता है लेकिन दूसरे स्टेट में पेमेंट साइकिल खराब हो सकती है, और तीसरे स्टेट में एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस अलग हो सकती हैं। यानी ये ऑर्डिनरी एफएमसीजी बिजनेस नहीं है। शैम्पू, बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक की तरह नेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यहाँ सरल नहीं होती। बियर बेचने वाली कंपनी को हर राज्य की एक्साइज पॉलिसी, लाइसेंस सिस्टम और लोकल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब मार्केट शेयर की बात अगर करें तो कार्लसबर्ग इंडियन बियर मार्केट में बड़े प्लेयर्स में शामिल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की मार्केट शेयर में गिरावट भी देखी गई थी, जबकि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर आगे बढ़ रही थी। और इसका मतलब यह है कि रिवेन्यू और प्रॉफिट तो अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को यह देखना होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसी है, मार्केट शेयर टिक रहा है या नहीं, और प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी कितनी तेजी से बढ़ पा रही है, क्योंकि बियर मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी होती है लेकिन कंपटीशन भी बहुत तेज होता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज का किंगफिशर ब्रांड भारत में बहुत मजबूत पहचान रखता है। एबी इनबेव के पास बडवाइजर जैसे प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स हैं, और क्राफ्ट बियर और लोकल प्रीमियम ब्रांड्स भी अर्बन मार्केट्स में जगह बना रहे हैं। ऐसे में कार्लसबर्ग को ग्रोथ के लिए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि ब्रांड रिकॉल, प्रीमियम पोजीशनिंग और स्टेट वाइज एग्जीक्यूशन तीनों पर काम करना होगा। अब इन्वेस्टर के एंगल पर आते हैं। इस आईपीओ में पहला पॉजिटिव पॉइंट है ब्रांड स्ट्रेंथ। कार्लसबर्ग, टबोग और 1664 जैसे नेम्स मार्केट में पहले से नोन है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया का लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी, और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में मजबूत रही। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है मल्टीनेशनल पेरेंटेज, जिससे गवर्नेंस और ब्रांड क्रेडिबिलिटी की उम्मीद बनती है, लेकिन रिस्क भी उतने ही साफ है। पहला रिस्क है वैल्यूएशन का। अगर आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर आता है तो अच्छी कंपनी भी महंगी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। ब्रांड बड़ा होना और स्टॉक का अच्छा रिटर्न देना दोनों अलग बातें हैं। दूसरा रिस्क है इसमें ऑफर फॉर सेल स्ट्रक्चर। अगर इशू में फ्रेश कैपिटल नहीं है तो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए नया पैसा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर को यह समझना होगा कि वो ग्रोथ फंडिंग नहीं दे रहा बल्कि पेरेंट कंपनी की स्टेक सेल में हिस्सा ले रहा है। तीसरा रिस्क है रेगुलेशन। अल्कोहल इंडस्ट्री में पॉलिसी रिस्क हमेशा बने रहते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शंस है और सरोगेट एडवर्टाइजिंग पर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़े, स्टेट पॉलिसी बदले, पेमेंट डिले हो, लाइसेंस रूल्स बदले तो कंपनी के मार्जिन्स पर असर पड़ सकता है। और अगला रिस्क रहेगा कंपटीशन का। बियर मार्केट में प्रीमियमाइजेशन तो है लेकिन प्राइस सेंसिटिविटी भी है, और भारत का बड़ा कंज्यूमर बेस अभी भी वैल्यू और अवेलेबिलिटी देखकर खरीदता है। प्रीमियम ब्रांड्स की ग्रोथ प्रोमिसिंग है लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। और अगला रिस्क इसमें दिखाई देता है कि स्टेट डिपेंडेंस, क्योंकि अल्कोहल बिजनेस में ऑल इंडिया स्ट्रेटेजी के बावजूद राज्य सरकारों का कंट्रोल बहुत बड़ा होता है। कई बार सप्लाई चेन और डिपोट सिस्टम, प्राइसिंग एंड पेमेंट्स कंपनी की बैलेंस शीट पर असर डालते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका हो सकता है? इसका जवाब अभी वैल्यूएशन आने के बाद ही साफ होगा। अभी डीआरएचपी पब्लिक नहीं है, प्राइस बैंड नहीं आया, ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशो, ईवी, एबिटा, डेब्ट, कैश फ्लो, वॉल्यूम ग्रोथ, स्टेट वाइज रेवेन्यू, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मार्जिन ट्रेंड, इन सब की पूरी जानकारी के बिना फाइनल जजमेंट देना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन की नजर से देखने वाला इशू नहीं होगा। ये कंज्यूमर स्टोरी, प्रीमियम बियर मार्केट, मल्टीनेशनल पेरेंट और रेगुलेटरी रिस्क, इन चारों का मिश्रण होगा। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल आती है और मार्केट शेयर स्टेबल दिखता है और प्रॉफिट ग्रोथ टिकाऊ लगती है और मार्जिन पर रेगुलेशन का दबाव सीमित दिखता है तो ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन वैल्यूएशन अगर बहुत अग्रेसिव हुई और इशू पूरी तरह से पेरेंट की स्टेक सेल जैसा दिखा तो इन्वेस्टर्स को सावधान रहना होगा। कार्लसबर्ग इंडिया का आईपीओ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत में अल्कोहल बिजनेस तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ग्लोबल कंपनीज के लिए कितना वैल्यूएबल है। भारत में यंग कंज्यूमर है, प्रीमियम बेवरेजेस की डिमांड बढ़ रही है, अर्बन नाइट लाइफ और रेस्टोरेंट कल्चर फैल रहा है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इंडस्ट्री खुली सड़क पर दौड़ती हुई इंडस्ट्री नहीं है, इसके चारों तरफ पॉलिसी की दीवारें हैं। इसलिए कार्लसबर्ग इंडिया आईपीओ की असली परीक्षा सिर्फ सब्सक्रिप्शन नंबर्स में नहीं बल्कि उसकी असली परीक्षा होगी वैल्यूएशन में, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में, रिस्क फैक्टर्स में और इस बात में कि कंपनी भारत के रेगुलेटेड बियर मार्केट में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को कैसे बैलेंस करती है। आने वाले दिनों में जब डीआरएचपी पब्लिक होगा तब तस्वीर और साफ होगी। तब पता चलेगा कि पेरेंट कंपनी कितना स्टेक बेच रही है, कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, डेप्थ कितने हैं, कैश फ्लो कैसा है और वैल्यूएशन किस लेवल पर मांगी जा रही है। फिलहाल बात इतनी है कि कार्लसबर्ग इंडिया का आईपीओ भारतीय बाजार में एक नई कंज्यूमर अल्कोहल लिस्टिंग की तैयारी में है,
ये बियर की बोतल से निकलकर स्टॉक मार्केट की स्क्रीन तक पहुंचने वाली कहानी है और इस कहानी में इन्वेस्टर को सिर्फ ब्रांड देखकर उत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे ये भी देखना होगा कि बोतल के पीछे बिजनेस कितना मजबूत है, रेगुलेशन कितना भारी है और वैल्यूएशन कितनी बैलेंस्ड है। क्योंकि शेयर बाजार में नाम बिकता है, कहानी बिकती है, ग्रोथ बिकती है, लेकिन अंत में रिटर्न वही देता है जहां दाम और दम दोनों में बैलेंस सही हो। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।